हाय गाइस, आई एम व्योमेश सिंह फ्रॉम गीक फॉर गीक्स। आज हमारे साथ हैं आशीष वर्मा। आशीष वर्मा का गेट 2021 में ऑल इंडिया रैंक 338 आया है, तो बहुत ही जल्दी ये किसी न किसी आईआईटी को एमटेक के लिए ज्वाइन करने वाले हैं। आशीष, सबसे पहले क्या आप अपने आप को इंट्रोड्यूस कर सकते हैं हमारी ऑडियंस के आगे? Yes, sir. Thank you so much for this opportunity. So, as sir said, I am Ashish Sharma. I got 338 rank this year. So, ये मेरा second attempt था गेट में. इससे पहले भी मैंने last year गेट दिया था in 2020, and then my rank was 1388. So, I belong to agriculture family, middle class agricultural family, and I belong to बाराबंकी district in उत्तर प्रदेश. सो मेरा 12th से ही एक एम था, मतलब 11th से ही मेरी इच्छा थी किसी आईआईटी में या किसी अच्छे कॉलेज में पढ़ने की. सो मैंने 12th में जेई का एग्ज़ाम दिया था, बट एट दैट टाइम उतना अच्छा परफॉर्मेंस नहीं था मेरा जेई में. सो मुझे कोई बेटर कॉलेज नहीं मिल रहा था. सो उसके बाद मैंने बीटेक किया एक टियर 3 कॉलेज से. सो उस समय तक बीटेक फर्स्ट ईयर तक मुझे गेट के बारे में बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी. एंड आफ्टर सेकेंड ईयर आई केम टू नो दैट देयर इज स्टिल एन अपॉर्चुनिटी फॉर आईआईटी, जिससे कि मैं आईआईटी में पढ़ सकता हूँ. तो उसके लिए मैंने फिर गेट की प्रिपरेशन स्टार्ट की मैंने थर्ड ईयर से. आशीष, आपने गेट में 338 रैंक लाया, उससे पहले आपने 1388 रैंक आया. सो आप बीटेक के साथ ही आपका 1300 रैंक आ गया था अराउंड. सो दैट्स वाज क्वाइट गुड. उस टाइम पे भी आपको बहुत अच्छा कॉलेज मिल सकता था. तो आपने उस टाइम पे क्यों नहीं कोई ना कोई कॉलेज ज्वाइन किया? एमटेक के लिए क्यों नहीं ज्वाइन किया? यस सर. सो उस टाइम पर मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी कॉलेजेस के बारे में या उनके जो भी कट ऑफ्स हैं वो मैंने पहले से चेक नहीं किए थे. बट मेरे कलीग्स जो भी थे, मेरे फ्रेंड्स थे, उनकी थोड़ी बेटर रैंक थी, या मैंने पहले से मेरी इच्छा थी कि 500 के अंदर आएगी तभी कोई अच्छा कॉलेज मिलेगा. सो मुझे उतनी जानकारी नहीं थी. बट बाद में मुझे पता चला, मैंने किसी काउंसलिंग में पार्टिसिपेट नहीं किया, लाइक ट्रिपल आईटी हैदराबाद या ट्रिपल आईटी दिल्ली. मैंने किसी फॉर्म में कहीं भी अप्लाई नहीं किया था. बाद में मुझे पता चला कि वो कॉलेज भी अच्छे हैं. सो दैट वाज अ मिस्टेक आई थिंक. या गाइस, आपको एक चीज़ बता दें, हमने बहुत सारे वीडियो ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं गीक फॉर गीक्स गेट कंप्यूटर साइंस चैनल में रिगार्डिंग काउंसलिंग और एमटेक एडमिशन. जैसे कि बहुत अच्छा रैंक नहीं आया हो, आप आईआईटी आपको नहीं मिल रही हो, उस केस में आपको ट्रिपल आईटी दिल्ली के लिए ट्राई कर सकते हैं, ट्रिपल आईटी हैदराबाद के लिए ट्राई कर सकते हैं, बिट्स के तीनों कैंपस के लिए ट्राई कर सकते हैं. इन सब का अपना खुद का टेस्ट होता है. ट्रिपल आईटी दिल्ली में गेट एलिजिबल है, बट ट्रिपल आईटी दिल्ली का मेन जो फोकस होता है वो कोडिंग या प्रोग्रामिंग प्लस इंटरव्यू पे होता है. तो इवन दो आपका गेट क्लियर नहीं है तो भी आपका एडमिशन हो सकता है. इसके अलावा आपका आईआईटी हैदराबाद में सेल्फ स्पॉन्सर्ड प्रोग्राम के अंदर एडमिशन हो सकता है. बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़ हैं आपके लिए, और अगर आपको उसके बारे में जानना है तो आप हमारा चैनल में जाके वीडियो देख सकते हैं, और लिंक उन सब वीडियोस के डिस्क्रिप्शन में है. अब हम आगे बढ़ते हैं. आशीष, जब आपने तैयारी स्टार्ट की तो क्या आपको लगा था कि आप सारे सब्जेक्ट कर पाएंगे, या उस टाइम पे आपने कोशिश की कि पहले कुछ कुछ स्पेसिफिक सब्जेक्ट हम फोकस कर लेते हैं और फिर आप धीरे धीरे आगे बढ़ते गए? ओके सर. सो पहले से मुझको कुछ चीज़ें पता थी, लाइक कि उसमें कौन सा सब्जेक्ट कितने मार्क्स का आता है, लाइक एल्गो, डीएस, टीओसी, ये सब काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट होते हैं और मुझे अच्छे भी लगते थे, मेरे फेवरेट सब्जेक्ट थे. और ये सब हर एस्पिरेंट के लिए, मतलब अगर कोई एस्पिरेंट तो उसे पता होगा कि ये सब मतलब सेकेंड ईयर में या थर्ड ईयर तक ये सारे सब्जेक्ट्स कंप्लीट हो जाते हैं. इवन आई थिंक या सेकेंड ईयर में डीएस, एल्गो एंड टीओसी, कंपाइलर डिजाइन, ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं और मैथ्स भी होती है. सो मैंने इन सब्जेक्ट पर पहले ज़्यादा फोकस किया था. इवन मैंने गेट फर्स्ट टाइम गेट लिखने से पहले ही टीओसी के मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस आई थिंक 2-3 बार कर लिए होंगे, और ऐसे सेम सिचुएशन थी एल्गो एंड डीएस की. सो ये मेरे स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे, और या ऑपरेटिंग सिस्टम भी मेरा स्ट्रॉन्ग था. तो ऐसे कुछ स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट्स थे जिन पर मैंने काफ़ी ज़्यादा वर्क किया था. एंड या फर्स्ट अटेम्प्ट मेरे कुछ जैसे कंप्यूटर नेटवर्क हो गया, वो थोड़ा उतने अच्छे से नहीं हो पाया था. सो या, और मैंने कोई ऐसी स्ट्रिक्ट डेडलाइन फॉलो नहीं की थी कि इस समय तक मुझको सिलेबस कंप्लीट करना है. सो मैंने थर्ड ईयर से स्टार्ट किया था, और हर सब्जेक्ट को जितना टाइम लगता था मैं उतना देता था. कोई डेडलाइन नहीं थी, कोई फिक्स शेड्यूल नहीं था. गाइस, गेट में बहुत सारे सब्जेक्ट करने हमेशा इंपॉर्टेंट नहीं होते और वो पॉसिबल भी नहीं हो पाते हैं. सो अगर आपका गेट में 50 मार्क्स तक, तो आप सिर्फ कुछ सब्जेक्ट फोकस करके ला सकते हैं, जैसे प्रोग्रामिंग, डीएस, एल्गो, ऑपरेटिंग सिस्टम, डीबीएमएस, सीएन. अगर आपने सिर्फ इन सब्जेक्ट पे भी फोकस किया है तो आप अराउंड 50 मार्क्स या उससे ज़्यादा ला सकते हैं. लेकिन जब आप टॉप 100 रैंक के लिए आप ट्राई कर रहे हैं
तो ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपके सारे सब्जेक्ट तैयार हो जाएं इंक्लूडिंग मैथ। मैथ में आपकी इंजीनियरिंग मैथ्स आती है, डीएमएस आती है और ग्राफ थ्योरी आती है। ये सब मिला के अराउंड 15 मार्क्स का पेपर होता है, तो वो भी आपको बहुत ध्यान से करना पड़ेगा। सो अब हम आगे बढ़ते हैं। आशीष, आपकी गेट की प्रिपरेशन कब कंप्लीट हो गई जब आप फर्स्ट टाइम गेट दे रहे थे? एंड फिर आपने जब एक बार गेट की प्रिपरेशन कंप्लीट होगी, क्या आपने टेस्ट सीरीज दिया या फिर आप सिर्फ रिवाइज करते रहे या फिर आप लास्ट मोमेंट तक कुछ और नया पढ़ना या नया सीखना करते रहे थे? आपकी क्या स्ट्रेटजी थी फर्स्ट टाइम पे? ओके सर, सो इन माय फाइनल ईयर नवंबर तक मैंने काफ़ी टॉपिक्स कवर कर लिए थे। कुछ टॉपिक्स जो रेयर होते हैं या मुझे अनइम्पॉर्टेंट लगते थे या नहीं भी हो पाए, तो वहाँ पर मैंने उन टॉपिक्स को कवर करने की कोशिश नहीं की थी। फिर दिसंबर में मेरे सेमेस्टर एग्जाम्स थे, तो दिसंबर में मैं उतना कोई टेस्ट भी नहीं दे पाया था, फुल लेंथ टेस्ट या कोई भी टॉपिक टेस्ट भी मैंने नहीं दिया था। उसके बाद में मुझे पता था कि अगर अच्छा करना है तो एक टेम्परामेंट बिल्ड होना चाहिए उन 3 आवर्स के लिए, गेट के लिए। सो मुझे सीनियर्स ने भी सजेस्ट किया था कि टेस्ट दो, काफ़ी ज़्यादा टेस्ट दो, बट उस समय मुझे एनालाइज करने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग रहा था। कुछ ने कहा था कि 30-40 फुल लेंथ मॉक टेस्ट देना ज़रूरी है, कुछ ने कहा कि बस 3-4 से ही हो जाएगा। सो आई वॉज नॉट श्योर एंड इवन टाइम भी परमिट नहीं कर रहा था उतने ज़्यादा टेस्ट देने के लिए, क्योंकि हर टेस्ट को एनालाइज करने में भी टाइम जा रहा था, काफ़ी ज़्यादा टाइम जा रहा था। तो उस बार मैंने जनवरी में 5 या 6 फुल लेंथ मॉक टेस्ट लिखे थे और कुछ वीक टॉपिक्स थे जो मेरे छूट गए थे, तो उनको मैंने ऐसे ही छोड़ दिया था। उनको मैंने बाद में जनवरी में प्रिपरेशन करने की कोशिश नहीं की थी। गाइस, हर स्टूडेंट की अपनी अलग स्ट्रेटजी होती है। कुछ स्टूडेंट 40-50 टेस्ट दे पाते हैं, लेकिन उसके लिए आपकी सारी जो प्रिपरेशन है वो पहले से हो जानी चाहिए, क्योंकि जो भी आप टेस्ट दोगे सिर्फ टेस्ट नहीं देना, आपको क्वेश्चन भी एनालाइज करने हैं कि कहाँ गलती है और क्यों गलती है, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग नहीं आनी चाहिए। आपका एक फोकस होता है, स्पीड पे भी आपको ध्यान देना है। एक बार अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग कम होने लग जाएगी तो आपको इतना कॉन्फिडेंस आना शुरू हो जाएगा कि आप स्पीड पे ध्यान दे पाएँ। लेकिन अगर आपकी नेगेटिव मार्किंग बहुत ज़्यादा है तो आप वैसे भी स्पीड पे ध्यान नहीं दे पाएंगे, आप हमेशा कॉशियस रहोगे। फाइन। सो आपको क्या लगता है कि आप ऐसा क्या हो गया कि आपके, एक तरीके से हम ये भी दे सकते हैं कि 1388 वॉज वेरी गुड रैंक, एक तरह से हम ये भी दे सकते हैं कि यार उतना अच्छा हम नहीं कर पाए। तो आपको क्या लगता है कि फर्स्ट ईयर में ऐसा क्या था कि आप 1388 अचीव कर पाए और ऐसा क्या नहीं था कि आप अंडर 300 या अंडर 500 नहीं आ पाए? ओके सर, सो 1388 रैंक अगर किसी को बेटर लगती है तो उसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं काफ़ी ज़्यादा कॉशियस था एक्यूरेसी को लेकर। मेरी स्पीड जो थी वो काफ़ी बेकार थी, बट एक्यूरेसी वाज सो गुड। लाइक इवन जब मैं गेट का एग्ज़ाम दे रहा था तो उस टाइम पर भी मैं एक जो 10 सेकेंड का क्वेश्चन होता है उसको भी मैं 50 सेकेंड्स तक या फिर 1 मिनट तक देखता था। कई बार उसको ये मेक श्योर करता था कि उसमें कोई भी गलती ना हो। सो एक्यूरेसी वाज द मेन रीज़न कि मेरी ये रैंक आई थी। और इससे बेटर क्यों नहीं हो पाई, उसके पीछे वही सेम, एक्यूरेसी अच्छी थी तो मेरी स्पीड उतनी बेटर नहीं थी। सो स्पीड बेटर नहीं थी तो काफ़ी इजी क्वेश्चंस थे, लाइक वेटिंग टाइम के क्वेश्चन थे, एसक्यूएल के क्वेश्चंस थे, ऐसे क्वेश्चंस मुझसे छूट गए थे। सो जैसा मैंने आपको बताया कि एक्यूरेसी और स्पीड दोनों मैटर करते हैं। जब आपकी एक्यूरेसी अच्छी होने लग जाएगी तभी आप स्पीड पे ध्यान दे पाओगे। तो फर्स्ट अटैम्प्ट में इनकी एक्यूरेसी अच्छी थी, लेकिन क्यों थी? क्योंकि एक एक क्वेश्चन को बार बार क्रॉस चेक करते थे सॉल्व करने के बाद। लेकिन उसका ड्रॉबैक क्या था कि इनसे कई क्वेश्चन छूट गए जो कि नहीं होने चाहिए थे। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन आता है तो आपको वो उस टाइम में अटेम्प्ट करना है। फाइन। सो अब हम बात करेंगे कि 1388 से 338 की जर्नी की। एक बार आपका ने गेट दे दिया 2020 में, उसका रिजल्ट आ गया होगा मार्च में हर बार की तरह। तो उसके बाद आपने डिसाइड किया, जैसे कि अभी आपने थोड़ी देर पहले बताया, कि आपको आईआईटी चाहिए और टॉप 500 रैंक की चाहिए। तो क्या आपने मार्च ख़त्म होते ही प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी थी या फिर आपने पहले कोई जॉब ट्राई किया या फिर कुछ और फोकस था आपका एंड आपने तैयारी थोड़ा लेट शुरू किया? आपने कैसे स्टार्ट किया वापस तैयारी करना? राइट सर, सो या 13 मार्च को रिजल्ट आ गया था लास्ट ईयर गेट का। सो उसके बाद से मैं पहले से ही चाहता था कि अगर किसी अच्छे आईआईटी में जाना है तो उसके लिए रैंक होनी चाहिए लगभग 500 के अंदर या फिर विद इन 300। सो माई टारगेट वाज ऑलवेज टॉप आईआईटी। सो उसके बाद मैंने कहीं अलग ट्राई भी नहीं किया था किसी अदर ट्रिपल आईआईटी में या कहीं भी। सो मार्च में रिजल्ट आने के बाद मैं घर चला गया था और फिर मेरे घर पर क्योंकि एग्रीकल्चरल फैमिली है, सो वहाँ पर
टाइम मुझे नहीं, मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाया था गेट के लिए। सो मेरी प्रिपरेशन घर पर नहीं हो रही थी। फिर अगस्त ऑनवर्ड मैंने फिर से फुल ऑन स्टार्ट किया गेट के लिए प्रिपरेशन। सो अगस्त में मैंने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस वही 10 to 15 ईयर्स लास्ट ईयर्स के मैंने फिर से सॉल्व किए अगस्त एंड सितंबर में। सो या उसके बाद से मैंने गेट 2021 को टारगेट किया। गाइस, जो भी सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं किसी भी एग्ज़ाम का, चाहे गेट हो, यूपीएससी हो, जेई हो, वहाँ पे एक प्रॉब्लम क्या आती है, जब आप सेकेंड अटेम्प्ट देते हैं उस टाइम आप सोचते हैं कि आपको ऑलरेडी आता है, लेकिन आपको ध्यान किस पे देना है, जो आपको नहीं आता है, तभी आप वो अपनी कमियां दूर कर पाएंगे। आशीष के केस में वो कमियां दूर करने भी ट्राई किया, लेकिन ऐसा नहीं है कि मार्च में ही कर पाए। अगर ये मार्च से ही कर पाते तो शायद इनका बहुत अच्छा रैंक आ जाता, लेकिन दैट्स नॉट एन एक्सक्यूज। सबको अपने घर की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो कंप्लीट करनी होती है। सो आशीष, आपने अगस्त सितंबर में गेट का पूरा वापस मतलब पूरा लग के आपने 2 महीने में सिलेबस कंप्लीट किया, जबकि आप चाहते तो नवंबर तक भी कर सकते थे। सो लेकिन आपने अगस्त सितंबर में पूरा सिलेबस भी कंप्लीट किया एंड प्रीवियस ईयर सारे क्वेश्चन भी किए। सो दैट मीन्स कि आपका मेन फोकस टेस्ट सीरीज था इस बार, या आप और भी एक्स्ट्रा पढ़ना चाहते थे कि जो जो टॉपिक रह गए हैं वो पढ़ने हैं? सो आपने इतनी जल्दी क्यों कंप्लीट किया? यस सर। सो सर, या सिलेबस कंप्लीट करने से पहले मैंने अपने लास्ट ईयर गेट को एनालाइज किया था। गेट 2020 को मैंने पेपर पूरे क्वेश्चंस को, हर एक क्वेश्चंस को लिखा था कि किस क्वेश्चन को मैंने अटेम्प्ट किया और किस क्वेश्चन को मैं क्यों नहीं कर पाया। सो उन क्वेश्चंस में कुछ रेयर टॉपिक्स थे जो पहले तो उतना नहीं आते थे, लाइक डीएलडी में एक IEEE फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन, एंड ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस थे जो मैंने लीव आउट कर दिए थे। उनका मैंने प्रॉपर रीजन भी लिखा था कि टाइम की वजह से छूट गया या फिर कॉन्सेप्ट की कॉन्सेप्चुअल गैप थी। तो उन कॉन्सेप्चुअल गैप्स को मैंने अगस्त एंड सितंबर में ही फिल किया। लाइक जो भी टॉपिक्स मेरे रिमेनिंग थे वो मैंने कंप्लीट किए, और गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अगेन मैंने ट्राई किया। हाँ, और आप जो पूछ रहे हैं मेन फोकस, वो इस टाइम मेरा मेन फोकस स्पीड पर था। सो मैं चाहता था कि जितनी जल्दी हो सके मैं कोई टेस्ट सीरीज ज्वाइन करूँ और फिर टेस्ट सीरीज से स्टार्ट करना है, यही मेरा टारगेट था। सो देखिए, टेस्ट सीरीज भी 2 तरह की होती है, टॉपिक वाइज होती है जिसमें, और एक होती है फुल लेंथ। आपको क्या लगता है टेस्ट सीरीज में किस तरीके से फोकस करना चाहिए? पहले टॉपिक वाइज पे जाना चाहिए, डायरेक्ट फुल लेंथ पे जाना चाहिए, और अपनी कमियां टेस्ट सीरीज को कैसे एनालाइज करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो वो कैसे किया आपने और उससे क्या बेनिफिट मिलता है? राइट सर। सो कमियां तो एनालाइज करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एंड जो आपने टेस्ट सीरीज की बात की कि टॉपिक टेस्ट या फुल लेंथ टेस्ट, तो अगर एस्पिरेंट्स कोई भी एस्पिरेंट अगर फर्स्ट टाइम गेट की तैयारी कर रहा है तो उसको पहले चाहिए कि टॉपिक टेस्ट भी दे, क्योंकि टॉपिक टेस्ट से क्या होता है कि सारे कॉन्सेप्ट्स को टॉपिक टेस्ट में कवर करने की कोशिश की जाती है, टॉपिक टेस्ट एंड सब्जेक्ट टेस्ट में, जिससे कि कॉन्सेप्चुअल गैप्स को फिल किया जा सकता है। एंड फुल लेंथ टेस्ट में ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर होती है। सो फुल लेंथ टेस्ट में बाद में सभी लोग अच्छा कर सकते हैं। किसी का कोई सब्जेक्ट स्ट्रांग होता है, किसी का कोई सब्जेक्ट वीक होता है, तो ओवरऑल परफॉर्मेंस फुल लेंथ टेस्ट में अच्छी होनी चाहिए। एंड अगर इंडिविजुअल सब्जेक्ट्स को अच्छा करना है तो टॉपिक टेस्ट कंपलसरी। सो इस बार मैंने फुल लेंथ टेस्ट पर फोकस किया था। सो गाइस, अकॉर्डिंग टू आशीष, अगर आपको कॉन्सेप्चुअल कमियां दूर करनी है, आपको ये देखना है कि आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे हुए हैं कि नहीं, तो आपको टॉपिक वाइज टेस्ट देना बहुत ज़रूरी है। और एक बार आप वहाँ पे स्ट्रांग हो गया, आपके टॉपिक स्ट्रांग हो गया, आपके कॉन्सेप्ट स्ट्रांग हो गए, तो आप फुल लेंथ टेस्ट पे मूव कर सकते हैं। फुल लेंथ के टेस्ट क्यों चाहिए? वो आपका गेट का एक्चुअल टेम्परामेंट बनाता है कि 3 आवर टेस्ट में आपको कैसे टेस्ट देना है, आपको अपनी एक्यूरेसी कैसे देखनी है, आपको अपना स्पीड कैसे देखना है। क्योंकि हो सकता है कभी किसी पेपर में कोई सब्जेक्ट की वेटेज ज़्यादा हो, किसी में किसी और की ज़्यादा हो। समटाइम्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट से ज़्यादा होगा तो आपके अच्छे मार्क्स आ सकते हैं, और समटाइम्स आपके फेवरेट सब्जेक्ट से कम वेटेज का पेपर आया तो आपके कम मार्क्स आ सकते हैं। तो आपको दोनों केस के लिए प्रिपेयर रहना है। सो उसके लिए आपको फुल लेंथ टेस्ट देने बहुत ज़रूरी है, ताकि वो गैप फिल किया जा सकते कि आप ऑन एवरेज आपको 60-70 मार्क्स जो भी आपका टारगेट है, या फिर 190 मार्क्स टारगेट है, टॉप 100 रैंक टारगेट है, तो आप उसी हिसाब से कंप्लीट कर पाएंगे। अगर आपका टारगेट कम है तो आपको उस हिसाब से तैयारी करनी। देखिए, हर किसी का अलग टारगेट होता है। अगर आपका टारगेट सिर्फ गेट क्लियर करना है तो आप सिर्फ प्रोग्रामिंग, डीएस, एल्गो, ओएस, डीबीएमएस, ये 4-5 सब्जेक्ट से भी आप गेट क्लियर कर सकते हैं, क्योंकि एप्टीट्यूड इज ऑल्सो कमिंग अराउंड 15 मार्क्स, और वो 15 मार्क्स इंजीनियरिंग स्टूडेंट आराम से उसमें 10 मार्क्स तो ले ही आते हैं। सो आपको उस पर फोकस करना चाहिए। लेकिन अगर आपको टॉप 100 रैंक पे टारगेट कर रहे हैं तो आपको ओवरऑल सब आना चाहिए। आशीष, एक चीज़ और,
मैथ और एप्टीट्यूड कि क्या आपकी फर्स्ट टाइम में पूरी तैयारी थी या सेकंड टाइम में तैयारी थी या दोनों टाइम पे आपकी सेम तैयारी थी? क्योंकि जो फर्स्ट टाइमर होते हैं वो मैथ और एप्टीट्यूड पे ध्यान नहीं दे पाते, और मैंने देखा है जो टॉप रैंकर होते हैं उनकी मैथ और एप्टीट्यूड अच्छी होती ही है, क्योंकि वो ये मार्क छोड़ते ही नहीं है। तो आपकी मैथ और एप्टीट्यूड कैसी थी? दोनों ही? यस सर। सो मैथ्स एंड एप्टीट्यूड के लिए मैंने फर्स्ट टाइम में कुछ अलग से तैयारी नहीं की थी। मुझे पहले से पता था, मैंने गेट के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कुछ देखे थे मैथ्स के, एंड एप्टीट्यूड में मुझे लगता था कि यहाँ कुछ बहुत क्वेश्चंस हो जाएंगे, एंड लकली आई थिंक 15 में से 12.5-13 मार्क्स मेरे थे भी लास्ट ईयर गेट में। सो मैंने अलग से कोई प्रिपरेशन नहीं की थी, एप्टीट्यूड की बिल्कुल भी नहीं की थी, एंड मैथ्स के मैंने कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व किए थे। बट दिस ईयर मैंने ये जो कमियां थी इनको भी ओवरकम किया था। जो एप्टीट्यूड में या मैथ्स में मेरे कुछ कॉन्सेप्ट्स वीक थे वो मैंने कवर किए थे। सो इस बार मैंने प्रिपरेशन की थी सारे सब्जेक्ट्स की। आशीष, आप अपना टेस्ट पे परफॉर्मेंस कैसे एनालाइज करते थे? क्या आपको लगता था कि अगर टॉपिक वाइज 25 में से 20 मार्क्स आ गए या 20 में से 15 मार्क्स आ गए तो दैट्स गुड, या फिर फुल लेंथ में आपके 100 में से 70 या 80 मार्क्स आ गए दैट्स गुड, या फिर आप उसके बाद भी कुछ ना कुछ ट्राई करते रहते थे? आपकी मतलब क्या स्ट्रेटजी थी टेस्ट सीरीज के लिए? ओके, सो सर जब मैं टेस्ट सीरीज देता था तो इस बार तो उतना टेंशन लेकर नहीं देता था, बट जब मैं लास्ट ईयर प्रिपरेशन किया था, सो लास्ट ईयर ऐसा होता था लाइक टॉपिक टेस्ट है अगर 25 मार्क्स का, अगर उसमें मेरे 20 मार्क्स आ रहे हैं या 22 आ रहे हैं तभी मैं अनसेटिस्फाइड रहता था। लाइक अगर मेरा कोई फेवरेट सब्जेक्ट है तो उसमें अगर मेरे कम मार्क्स आते थे तो मैं उसको फिर से रिवाइज करता था। इससे मेरे पास काफ़ी कम टाइम बचा था, जिससे मेरे सारे टॉपिक्स कवर भी नहीं हो पाए थे लास्ट ईयर। बट दिस ईयर मैंने इसको ओवरकम किया था, मैं बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेता था टॉपिक टेस्ट या सब्जेक्ट टेस्ट में कितने भी मार्क्स आ रहे हैं। मेरा इस बार मेन फोकस जो था वो फुल लेंथ टेस्ट पर था। मैंने टारगेट सेट किया था कि फुल लेंथ टेस्ट में एटलीस्ट 70 to 80 मार्क्स आने चाहिए, 70 से 80 के बीच में। सो मैं उसी को अचीव करने की कोशिश करता था, एंड दिस टाइम आई डिडंट फोकस मच ऑन टॉपिक एंड सब्जेक्ट। और आप अपने टेस्ट को एनालाइज कैसे करते थे? सपोज आपके 70 या 80 मार्क्स आ गए जो आपका टारगेट था, लेकिन हो सकता है कि आपके जो फेवरेट सब्जेक्ट है उसमें 1-2 मार्क्स कट गए होंगे, तो क्या आप उस पर बॉदर करते थे, आप उस पर परेशान होते थे, या फिर आप बस 70 और 80 मार्क्स देखते थे, या फिर आप सब्जेक्ट वाइज देखते थे कि यहाँ मार्क्स कटे तो क्यों कटे? ओके सर, सो मैंने स्टार्ट कर दिया था अक्टूबर ऑनवर्ड्स फुल लेंथ टेस्ट देना। स्टार्टिंग में मेरी फ्रीक्वेंसी काफ़ी कम थी, लाइक वीक में एक टेस्ट देता था। फिर दिसंबर से मैं हर वीक में दो टेस्ट देता था, एंड जनवरी में लगभग अल्टरनेट डे पर मैंने पूरी जनवरी में शायद 15 to 16 मॉक टेस्ट दिए होंगे। सो मेरा रहता ये था कि लाइक कितने भी मार्क्स आए तो मैं उसको एनालाइज करता था, जो क्वेश्चन मुझसे नहीं बनते थे उनको नोट डाउन करता था, एंड जो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट होते थे उनको मैं बुक मार्क करता था। सो था ये स्टार्टिंग में मेरे साथ ऐसा होता था कि अगर मैंने आज टेस्ट दिया है तो मेरा आज और कल का मतलब एक दिन पूरा चला ही जाता था उसको एनालाइज करने में। फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब 10-20 मॉक टेस्ट मैंने फुल लेंथ टेस्ट जो थे 10-20 दे दिए, उसके बाद में मेरी फ्लो बन गई थी। सो मैं जब टेस्ट देता था उसके 1-2 घंटे में ही मैं एनालाइज कर लेता था सारे क्वेश्चंस, क्योंकि बाद में मेरे नंबर ऑफ अटेम्प्ट्स भी बढ़ गए थे। स्टार्टिंग में मेरे अटेम्प्ट्स थे अराउंड 45 to 50, एंड देन इन जनवरी आई वाज 50 ऑलवेज 65 में से मेरे अटेम्प्ट्स 55 प्लस रहते थे क्वेश्चंस की। या एंड सर हर क्वेश्चन लाइक मैंने अलग से एक नोटबुक भी बना रखी थी, उस नोटबुक में मैं नोट करता था कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस टेस्ट सीरीज के, एंड कोई क्वेश्चन अगर नहीं हुआ तो उसके पीछे का रीजन क्या था। और जो मेन रीजन यही होता था, कभी कभी मेरे टेस्ट में काफ़ी कम मार्क्स आते थे तो उसके पीछे का रीजन होता था क्वेश्चन सिलेक्शन। लाइक मेरा क्वेश्चन सिलेक्शन काफ़ी बैड था, जैसे मैं टफ क्वेश्चंस पर फंस गया तो उसी करता रह जाता था, इजी क्वेश्चन छूट जाते थे। सो मैं इस बार ये इंश्योर करना चाहता था कि अगर पेपर टफ भी आता है तो जो इजी क्वेश्चंस हैं जो डूएबल 100% एक्यूरेसी के साथ वो मेरे ना छूटें। तो इस बार मैंने इसीलिए ज़्यादा मार्क दिए थे, और अराउंड 40 to 50 मार्क मैंने दिए होंगे फुल टोटल। सो उनसे मेरा ये क्लियर हो गया था कि क्वेश्चन सिलेक्शन अच्छा है, तो मैं पूरा पेपर 2 पास में अटेम्प्ट करता था। गाइस, गेट में ऐसा हो सकता है कि आपके सामने पहले टफ क्वेश्चन आ जाए और इजी क्वेश्चन पीछे हो, तो ये हमेशा हो सकता है। तो इस केस में क्या करना चाहिए आपको, जो आशीष ने मुझे अपनी स्ट्रेटजी बताई है, मेरे टाइम पे मेरी स्ट्रेटजी थी, जो क्वेश्चन इजी हैं उसको आप तुरंत सॉल्व कर दीजिए, और जो क्वेश्चन आपको लगता है कि हाँ ये सॉल्वेबल है बट इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है उसको आप
मार्क करके आगे बढ़ सकते हैं। और वापस आके आप जब आपका एक बार इजी क्वेश्चन सारे अटेम्प्ट हो गए तो आप वापस आएंगे उस क्वेश्चन पे और फिर अब ये जो आपने मार्क किए हुए क्वेश्चन है आप इनको अटेम्प्ट करना स्टार्ट करेंगे। तो इस वजह से आपका कभी भी इजी क्वेश्चन छूटेगा नहीं एग्जाम में, और वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि पेपर में इजी क्वेश्चन काफ़ी होते हैं लेकिन आपसे मिस हो जाता है, आप देख ही नहीं पाते, आप पूरा पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाता है। सो ये एक टिप है आशीष की तरफ से। और अपना जो भी आप टेस्ट सीरीज देंगे, कोई भी टॉपिक पढ़ेंगे, उसके बेस पे जो भी आप क्वेश्चन करेंगे तो आप अपने कॉन्सेप्ट को फिल करिए कि कॉन्सेप्चुअल गैप को फिल करिए कि वो क्यों है, कहाँ पे जो भी कमी आ रही है उसको आप नोट करिए। जैसे कि आशीष ने एक अलग से नोटबुक बना रखी थी कि कौन से क्वेश्चन नहीं हुए और क्यों नहीं हुए। फाइन, अगर वो कॉन्सेप्चुअल गैप की वजह से हुए हैं तो उसने वहाँ पे उसके लॉजिक लिखे कि वो उसको याद रहे, एंड अगर वो स्पीड की वजह से नहीं हुए तो वो स्पीड के लिए भी अपना अलग से ट्राई कर रहे थे। आशीष, एक और चीज़ कि लास्ट मंथ या लास्ट टाइम पे तैयारी करना में प्रेशर बहुत बन जाता है, तो आपने 9-10 सब्जेक्ट की नोटबुक बनाई होंगी, तो क्या करना चाहिए उसके लिए? क्या साथ के साथ शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलते रहना चाहिए या फिर सिर्फ हाईलाइट करके छोड़ देना चाहिए, या फिर सिर्फ जो आपसे टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन नहीं हुए हैं सिर्फ उन पे फोकस करना चाहिए? जैसे दोनों स्ट्रेटजी वर्क करती हैं। आइदर आप फुल जो नोट्स हैं उनमें हाईलाइट कर लीजिए, या फिर मैंने क्या किया था, मैं तो अलग से शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर कर लिया था हर सब्जेक्ट के 5 to 6 पेज में। मैंने सारी हर सब्जेक्ट इस सब्जेक्ट के 5 to 6 पेजेस के नोट्स थे मेरे। सो लास्ट मंथ में मैं उन्हीं को प्रिपेयर करता था और फुल लेंथ देता था। एंड जो मुझसे लास्ट ईयर वो हो गई थी मिस्टेक, वो मैं ये करता था, लास्ट ईयर मैं सारे फुल जो लॉन्ग नोट्स थे उनको पढ़ता था, रिवाइज करता था। तो इस बार मैंने लास्ट के टाइम में नवंबर से फुल जो नोट्स थे लॉन्ग नोट्स उनको मैं रख दिया था किनारे, उनको मैं पढ़ता नहीं था, बस केवल मैं शॉर्ट नोट्स पढ़ता था एंड टेस्ट देता था। उससे अगर कोई कॉन्सेप्ट, क्योंकि कोई ऐसा कॉन्सेप्ट था ही नहीं लॉन्ग नोट्स में जो इम्पोर्टेंट हो और शॉर्ट नोट्स में ना हो, सो लगभग मेरे कॉन्सेप्ट्स कवर थे। सो इस वजह से मैं शॉर्ट नोट्स ही पढ़ा था लास्ट टाइम। गाइस, आपको शॉर्ट नोट्स या माइक्रो नोट्स बनाने चाहिए, एंड माइक्रो नोट्स देखते ही आपको पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट याद आ जाना चाहिए। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आप अपने लॉन्ग नोट्स या एक्चुअल नोट्स हैं वो रेफर कर सकते हैं। अगर वो याद आ रहा है तो आपको बार बार वो पूरा पढ़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप गेट दे रहे हैं तो वी आर एज्यूमिंग कि आपने 2 या 3 बार वो टॉपिक ऑलरेडी बहुत अच्छे से पढ़ लिया, उसके ऊपर 5-7 क्वेश्चन कर लिए हैं। फाइन, ये एक तरीका था टेस्ट सीरीज एनालाइज करने का एंड अपने माइक्रो नोट्स बनाने का कि छोटी छोटी टिप्स क्या थी, ये सब हमें आशीष ने दिए इस बार। सो लेट्स होप कि ये सब आपको बेनिफिट करे और आप लोग इस बार गेट में अच्छा कर पाए। सो आशीष, आपको क्या लगता है कि एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है टॉप रैंक आने के लिए? क्योंकि आपको बार बार गाइडेंस मिली, आप बता रहे हो, आपने कई बार मेंशन किया कि आपने अपने सीनियर से बात की जिनके टॉप रैंक्स थे, सो वो कितने मैटर करता है? सर इन्वायरमेंट काफ़ी मैटर करता है। लाइक मैं जब सेकेंड टाइम पर प्रिपरेशन कर रहा था तो उस टाइम मेरे कुछ फ्रेंड्स थे जो सेम गेट की प्रिपरेशन कर रहे थे, सो उनसे मेरी काफ़ी हेल्प हुई। और एक सीनियर भी थे, वो भी मुझे काफ़ी गाइड करते थे। सो उन सब से मुझे मोटिवेशन भी मिलता था कि हाँ ये लोग किए हैं तो मैं भी कर सकता हूँ। मेरे खुद के कुछ फ्रेंड्स थे जो IIT में थे। सो यस सर, इन्वायरमेंट इज़ रियली इम्पोर्टेंट। गाइस, एनवायरनमेंट हमेशा मैटर करता है क्योंकि एक कंपटीशन क्रिएट होता है, आपको फील होता है कि मेरे फ्रेंड ने इतना कर लिया है तो मुझे भी इतना करना ही है। फाइन, सो अगर आप गेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या आप कोई भी प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप अपना एक छोटा सा ग्रुप बनाइए जिनका सेम एम हो। फाइन, 4 या 5 लोगों का, और फिर आप उसकी प्रिपरेशन स्टार्ट करिए। और बीच में गाइडेंस के लिए आप ऐसे बंदे से बात करिए जो ऑलरेडी उस फील्ड में सक्सेस हो चुका है। जैसे गेट में आप कोशिश करिए कि जिसके यूट्यूब पे ऑलरेडी सबके वीडियोस पड़े हैं जैसा हम बना रहे हैं कि उन्होंने अपनी प्रिपरेशन कैसे की थी, तो उससे आपको एक आइडिया मिलेगा, आपको मोटिवेशन मिलेगा। और आप उनसे टच में भी जा सकते हैं, आप उनको लिंक्डइन पे मैसेज कर सकते हैं कि हाउ शुड आई प्रिपेयर, वो आपको नोट्स भी देंगे। और और कुछ भी हो, आप गीक्स फॉर गीक्स वेबसाइट यूज़ कर सकते हैं। गीक्स फॉर गीक्स में लगभग कंप्यूटर साइंस का सारा डेटा अवेलेबल है। बहुत सारे हम लोग अभी सीडोगेट भी लास्ट ईयर तक फ्री अवेलेबल कराते थे, इस साल अभी सीडोगेट बहुत जल्दी लॉन्च होने वाला है। इसके साथ साथ हमने अपना यूट्यूब चैनल भी लॉन्च कर दिया है, गीक फॉर गेट स्पेसिफिक चैनल। और आपको कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी क्वेश्चन पूछना हो तो आप कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट ड्रॉप कर सकते हैं। आइदर मी और आशीष विल रिप्लाई
फॉर श्योर। और जो भी गेट 2022 की तैयारी कर रहे हैं वो गीक फॉर गेट कंप्यूटर साइंस चैनल को ज़रूर फॉलो करें। हम लोग आपको नियर अबाउट काफ़ी अच्छा डेटा प्रोवाइड करने वाले हैं। आप सब जानते हैं गीक फॉर गीक इज़ फेमस इन कंप्यूटर साइंस, सो उसी एक्सपेक्टेशन से आपको अच्छा डेटा मिलेगा। हमारी भी आपसे एक्सपेक्टेशन रहेगी कि आप भी इस बार बहुत अच्छा परफॉर्म करें। सो ओके गाइस, बेस्ट ऑफ लक एंड थैंक यू आशीष, थैंक यू वेरी मच। Okay, sir. Thank you so much for this interview. गाइस, गीक फॉर गेट कंप्यूटर साइंस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो भी गेट की तैयारी कर रहे हैं वो प्लीज़ इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, इस वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच।